हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे। जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है वो आपका जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 3 मेन से रिलेटेड कोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है प्रीलिम्स में प्रीलिम्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो आपके प्रीलिम्स में यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता था कि अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने चर्चा किया कि म्यांमार में, फिर म्यांमार के बाद से आप देखे थे कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी फिजी द्वीप है उसके पूर्व में भी जो है क्या हुआ था, अभी भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। अभी सुनने को मिल रहा है कि चाइना में भी कुछ जगहों पे ऐसा देखने को मिला है। तो ये जो अर्थक्वेक आने वाले समय में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा वैसे वैसे आने वाले समय में और ज़्यादा अर्थक्वेक हो गया, हीट वेव्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है सुनने को मिलेगी आपको। तो अर्थक्वेक आता क्यों है? पहला चीज़ तो इसके दो कारण हैं, एक भौतिक, एक मुख्य रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक, और एक जो है मानवकृत है। तो जो प्राकृतिक कारण है जैसे ज्वालामुखी का फटना हो गया, या प्लेट टेक्टोनिक, या प्लेटें जो संचलित होती हैं, जब प्लेट टकराती हैं, उन प्लेटों के टकराने की वजह से हो गया जो है अर्थक्वेक होता है। मानवकृत भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे चट्टानों को जो तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इवन अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जैसे प्रयोग किया जाता है, रॉकेट उड़ान करने के लिए, तो उस समय भी हल्के जो है क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं उस थोड़े से जगह पे। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक केवल महाद्वीपों पे आते हैं, महासागरों में भी आते हैं। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक आता है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट वेव्स बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण भी ये जो टेक्टोनिक वाला जो गतिविधियां हैं वो और ज़्यादा क्या होंगी, तेज होंगी, तीव्र होंगी। और तीव्र होंगी तो ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, चाहे सुनामी आ गया, चाहे चक्रवात, या फिर से आप बादल का फटना आप देख, या सूखा, ये सारी चीज़ें जो हैं रैपिड रूप से होने वाली हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा रूप से बढ़ना शुरू होगा, तीव्र रूप से बढ़ना शुरू होगा, ठीक क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक उसी तरह से ये प्राकृतिक आपदाएं भी अपना रूप क्या होंगी, बदलती रहेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि अर्थक्वेक जो आ रहा है, तो अर्थक्वेक जहाँ से निकलता है, जैसे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी पर, तो अर्थक्वेक जहाँ से होता है, उत्पन्न होता है, उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र अथवा अव केंद्र, जहाँ से ऊर्जा विमुक्त होती है। लेकिन जहाँ पे सबसे पहले धरातल पे पहुँचती है उसको कहते हैं एपी सेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं। और वह जो होता है उद्गम केंद्र या अव केंद्र से ठीक समकोण पे, अर्थात 90 अंश के कोण पे होता है अधिकेंद्र आपका, एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, अब भूकंप आने से क्या होता है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा भी कि भूकंप आने से जितना भी जान माल की जो है हानि वो तो होती है, आर्थिक रूप से नुकसान तो होता ही होता है, साथ साथ जो है ह्यूमन से रिलेटेड, या जो एनिमल से रिलेटेड, या फिर से इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। इवन जो जो भी डिजास्टर्स आते हैं, डिजास्टर का, अब डिजास्टर में थोड़ा सा और भी अगर अंदर की तरफ हम लोग चलें, तो यह कहीं ना कहीं यहाँ पर असमानता को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। मतलब असमानता के यहाँ पर, असमानता में आप रिलेट कर सकते हैं, जेंडर गैप में भी रिलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों में डिजास्टर को जो है डायरेक्शन देके आप उसको उस टॉपिक में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? जैसे आप देखेंगे कि जिस जो गरीब है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा कि बीमारियां जो होती हैं, जो पुअर लोग होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इवन सब डालता तो सब पे है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो इफेक्ट डालता है वो पुअर पे डालता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए किसी एक फैमिली है और बहुत पुअर फैमिली है, उसमें एक सदस्य है कमाने वाला, और उसके जो इनकम है, अर्निंग है, उससे पूरा उसकी फैमिली चल रही है। अब वह व्यक्ति बीमार हो गया जैसे हीट वेव्स के कारण, अब बीमार जब हो गया तो उसकी फैमिली की पहले जो शायद न्यूट्रिशन से लेके सारी जो चीज़ें हैं उस पर प्रॉब्लम आएगी, फिर वो सभी लोग बीमार पड़ेंगे, फिर वह कहीं से कर्ज लेंगे, फिर अपना भरपाई करेंगे, या हो सकता है कि वह वहाँ तक ना पहुँच पाए तो किसी एक पर्सन जो उस घर में अर्निंग करने वाला था उसका जो है वह सदस्य चला जाए, तो उस पर कितना जो है डबल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब वो एक चक्र में फंस जाता है, एक साइकिल में फंस जाता है, और वो दिन पर दिन वो साइकिल चलता रहता है। वही अगर जो बहुत ज़्यादा हैवी, जो अमीर जो लोग होते हैं, उनमें जो होता है नुकसान तो होता है, लेकिन वो उस चक्र में, वो ट्रैप में नहीं फंस पाते हैं, क्योंकि उनके पास उसके लिए सलूशन है,
ठीक है, या उससे ऊपर उठने के लिए उनके पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर भी जो है असमानता को क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ावा देता है। तो डिजास्टर को इसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर से आप जो है जेंडर गैप में भी जितना ज़्यादा पुरुषों को नहीं करता है इफेक्ट, उतना ज़्यादा किसको, महिलाओं को इफेक्ट करता है। जैसे आप इस टॉपिक को ऐसे कोट कर सकते हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि भारत में एक प्रथा है अभी भी बंद होने के, मतलब कानूनी रूप से जो है इलीगल होने के बावजूद भी, कि खासकर जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें लड़कियों की शादी कम एज में कर दी जाती है, 18 वर्ष से कम एज में, 16, 15, 14 वर्ष पे, ऐसे बहुत अधिकतर। कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे बाई मतलब शेयरिंग कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें, या बाल विवाह वाला सारी चीज़ जो कि इलीगल है उसके बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली, जो पुअर फैमिली होती है वो ऐसे बोझ के रूप में समझती है कि हाँ चलो भाई ये ज़्यादा मतलब हो गया, जैसे ही हुआ इसको मतलब कहीं पे मैरिज कर दिया गया ताकि एक बोझ जो है हल्का हो जाए, ऐसे इस वे में लोग देखते हैं। ठीक है, अब डिजास्टर आए और उसमें प्रभावित करे तो क्या होगा, तो उस दृष्टि से तो और जाके असमानता, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको जाके क्या करेगा, हर्ट करेगा। फिर वहाँ से आप एजुकेशन में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वैसे एजुकेशन में भी जो असमानता है वो भी कहीं ना कहीं जेंडर गैप वहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि लोगों के ये मन में ये धारणा हो जाएगी कि और ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं। तो धारणा का मतलब ये हुआ कि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी, उनके पास जो वर्थ है, जो इनकम है, जो सोर्सेस हैं आय के, वो उसके अनुसार अपना करेंगे कि हाँ इतना मैं कर लूँगा, अगर बाय द वे डिजास्टर आया तो क्या होगा। तो इसलिए पहले उस समय हमारी लड़की का शादी नहीं हो सकता है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि पहले शादी कर लेते हैं लड़की का, कम ही एज में कर लेते हैं, और ताकि अगर कुछ आता है तो अगर हम लोग रहें या ना रहें तो कम से कम दिक्कत ना होगा, ये मानसिकता चलती है। उसका कारण यही है, डिजास्टर, गरीबी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो गरीबी ये एक कारण है। तो यहाँ से भी गरीबी का दुष्चक्र हो गया, या वहाँ उसकी अपॉर्चुनिटी जो हो गई वो समाप्त हो रही है। एजुकेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं उसमें उसके जो इनरोलमेंट में उसमें गैपिंग आपको देखने को मिलेगी, अपॉर्चुनिटी में गैपिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप यानी जो एक डिजास्टर होता है, मेरे समझाने का मतलब ये था कि इसको बड़े वे में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डिजास्टर को एक बहुत बड़े वे में लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, मेंस में तो आपको जैसे पता है कि इसमें दो तरह की तरंगें होती हैं भूकंपों में, मैंने बताया था पिछले क्लास में। एक पी तरंग होती है, एक यस तरंग होती है। पी माने प्राइमरी तरंग, एक यस माने सेकेंडरी तरंग होती है। तो प्राइमरी जो तरंग होती है वो ठोस, द्रव, गैस सभी में चल सकती हैं और समानांतर चलती है। कणों के जो कण होते हैं उसका समानांतर गति करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं धरातल में सबसे बाद में महसूस किया जाता है। कारण ये है कि वह केवल ठोस में ही गतिशील हो सकती हैं और किसी माध्यम में वो चल नहीं सकती हैं। तो जब और किसी माध्यम में संचरित नहीं हो सकती है, केवल ठोस में चल सकती हैं, इसलिए वो बाद में आती हैं। दूसरी चीज कि उनके कण जो होते हैं लंबवत गति करते हैं, 90 अंश पे गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि जो पी वेव्स होते हैं उनकी छाया क्षेत्र बहुत कम होती है, मात्र 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में ही उनकी छाया क्षेत्र होती है। पी जो वेव्स होती हैं, पी जो तरंगे होती हैं उनकी, यानी प्राइमरी तरंगों की। लेकिन जो एस वेव्स होती हैं 105 डिग्री से आप परे जाएंगे, 105 डिग्री से आगे जाएंगे तो पी तरंगों सॉरी एस तरंगों का जो है छाया क्षेत्र उत्पन्न शुरू हो जाता है, अर्थात एस तरंगे आपको देखने को वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो छाया क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे वह तरंगे महसूस न की जा पा रही हों। ठीक है, तो यस तरंगों का छाया क्षेत्र ज्यादा होता है और पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम होता है, मात्र 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। ठीक है, अब रही बात कि आखिर हम लोग ये आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि कार्टेसैट 3 नाम का एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से जो है क्या किया गया है, म्यांमार में जो भूकंप आया गया था उस भूकंप के नुकसान का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यह आपके जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में आप यहाँ से जैसे यहाँ पे म्यांमार में राहत बचाव के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। ठीक, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से नुकसान हुआ और किस रूप में वहाँ पे राहत बचाव कार्य किया जाए, इसके लिए कार्टेसैट कार्य कर सकता है। कार्टेसैट क्या करेगा, जहाँ जहाँ भूकंप से नुकसान हुए हैं उसका पता लगाएगा और पता लगाएगा तो उस सटीक जगह की जब जानकारी मिलेगी तो वहाँ पे राहत बचाव के कार्य क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कार्टेसैट 3 के बारे में। तब तक आपसे यही निवेदन है कि जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो क्या है कार्टेसैट, तो देखिए ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा। ठीक ना,
इसरो के द्वारा डेवलप किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, आपको पता ही है। तो इसका अवलोकन जो सैटेलाइट है जिसका नाम है कार्टोसैट 3 इसरो के द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है मैंने बताया ही आपको। ये 28 मार्च 2025 को म्यांमार में जो 7.7 तीव्रता के भूकंप आए थे, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया भूकंप के द्वारा, उसकी पता लगाने के लिए उसका रिजोल्यूशन तस्वीर यह खींचा है। और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ है वो सारे चीज़ों को क्या करने के लिए, तो नुकसान भूकंप से जो नुकसान हुए उसका वो क्या किया है, पता लगाया है। तो माडले और संगाइन में हुए जो नुकसान हुए हैं, ठीक है। अच्छा, म्यांमार की बात अगर आती है तो म्यांमार से कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के? फ्री मूवमेंट रेजिम भी अभी चल रहा था, तो उसको समाप्त करने वाला है भारत इंडियन गवर्नमेंट। तो वह जो है ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद से नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो ये 4 राज्यों का सीमा साझा होता है आपके म्यांमार से, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और म्यांमार जो बर्मा था वो 1935 में भारत से, मतलब ब्रिटिशर्स ने उसको अलग कर दिया, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। तो आपदा के बाद तस्वीर 29 मार्च की तुलना में घटना पूर्व आंकड़ों का 18 मार्च से मतलब शुरू किया है इसमें। तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है कार्टोसैट, ये याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, भारतीय रिमोट सेंसिंग श्रृंखला की जगह लेगा और रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता इसके पास है। तो वहाँ से आसानी से क्या करेगा, ये फोटो खींच के भेज सकता है कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की नुकसान हुई है, उसका नुकसान का पता लगाने के लिए और वहाँ पे राहत बचाव जो है जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए एक कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। इवन जो हमारे जो कोस्टल एरिया वहाँ पे चक्रवातों के आने के कारण जो वहाँ से जो आपदाओं के आने के कारण जो नुकसान होता है उसका भी पता लगा के तुरंत वहाँ पे राहत बचाव के लिए यह राहत बचाव में और ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, ठीक ना। तो ध्रुवीय उपग्रह है ये, और किससे छोड़ा गया था, तो ये याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है। तो कार्टोसैट किससे छोड़ा गया था, तो इसरो के पास एक व्हीकल है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C47। तो C47 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, यह ध्रुवीय उपग्रह है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब इसका विवरण जो है कहाँ कहाँ से ले सकता है, कितने झुकाव पर, ये आपसे नहीं पूछेगा, बस जो चीज़ें मैंने बताया वो सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सैन्य अनुप्रयोग के लिए, पूर्व उपयोग के लिए ये सारी चीज़ें 2016 में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक और 2015 में म्यांमार मणिपुर जो ऑपरेशन हुआ था उसमें भी यह सहायता दे चुका है कार्टोसैट 3। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्टोसैट 3। जो म्यांमार में स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, या फिर से 2016 में जो हुआ था, तो उसमें भी रिजोल्यूशन चित्र जो है खींच कर भेजा था, ठीक। तो बहुत ज़्यादा यह उपयोग साबित हो। फिर आपदा प्रबंधन में भी ये काम कर सकता है, मैंने जैसे बताया शहरी ग्रामीण अवसंरचना योजना में या तटीय क्षेत्रों में, इन सारी चीज़ों में आपके लिए ये क्या कर सकता है, यह हेल्प कर सकता है। फिर रिसेट श्रृंखला में बादल भेदी निगरानी के लिए रडार आधारित इमेजिंग है, यानी बादल भी हो तब भी उसका रडार आधारित है, यहाँ से इमेज ले सकता है। तो ये इसमें एक जो है पॉजिटिव सारी चीज़ें हैं। इंसेप्ट और मेगा ट्रैफिक में क्या करते हैं, वायुमंडलीय अध्ययन और जलवायु अनुसंधान के लिए इसमें कार्य करते हैं। तो आपने समझा यह कार्टोसैट क्या है। तो कार्टोसैट को याद रखिएगा, PSLV C47 के द्वारा लॉन्च किया गया था और हाई रेजोल्यूशन जो है तस्वीर खींच सकता है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको यह पूरा क्लास, और कैसा लगा ये सारी चीज़ें जो भूकंप के बारे में मैंने बताया, या आपके मेंस में क्या क्या कहाँ किस वे में या ऐसे में कैसे कोड कर सकते हैं, UPPCS हो चाहे UPSC हो। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।